हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में लेक्चर नंबर 111 कैपेसिटर में स्टेज डिस्कस अपन कर रहे थे। तो स्टेज 1 डिस्कस हो चुकी थी। स्टेज 2, 3, 4 पे आते हैं। स्टेज 2 में ये कुछ क्वेश्चंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और प्लेट के बीच में सेपरेशन बता रखा है, मीडियम एयर है उसके बीच में, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है वो पूछा हुआ है अगर एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 मेगा वोल्ट पर मीटर है। इसका मतलब प्लेट के बीच में जो एयर है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो मतलब कैपेसिटर ही बोल सकते हैं कि डिस्चार्ज होने लग जाएगा डायरेक्टली, स्पार्किंग होने लग जाएगी जब इसके प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 3 मेगा वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो पूछा है कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पता है कि V इक्वल्स टू E इंटू डी बोल सकते हैं। तो ये है 3 मेगा वोल्ट, मेगा मतलब 10⁶ वोल्ट पर मीटर, और डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मिलीमीटर, तो 10⁻³ करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से 4 0 कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 300 वोल्ट के बराबर। तो 300 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका प्लेट का एरिया ए है, सेपरेशन उनके बीच में जो है वो डी बोल रखा है। बैटरी जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V0, बैटरी हटा दी और डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो डी थिकनेस की ही इसके अंदर भर दी है। तो रेशियो बताना है एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में पहले और बाद में कितना है, एनर्जी स्टोर का रेशियो। ठीक है, बैटरी हटा दी, तो बैटरी हटा दी इसलिए क्या होगा, चार्ज वो का वही रहेगा। तो पहले एनर्जी बोलेंगे Q²/2C के बराबर, चार्ज के टर्म में लिखे एनर्जी, कैपेसिटेंस बता सकते हैं बाद में। बाद वाली एनर्जी हो गई चार्ज वो का वही अपॉन 2C, कैपेसिटेंस K गुणा हो जाएगा जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ किया आएगा तो K इंटू C के बराबर। अब ये जो वैल्यू है ये पहले वाली एनर्जी है, तो पहले वाली एनर्जी का बाई K टाइम्स, सॉरी इस एनर्जी का बाई K टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा, पहले क्या बोला हुआ है, द एनर्जी आफ्टर, पहले और बाद में इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, तो U/U' की वैल्यू आ जाएगी K। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया ए दे रखा है, सेपरेशन D है, पोटेंशियल डिफरेंस V0 से चार्ज किया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और जो प्लेट के बीच में सेपरेशन है उसको 3 गुणा कर दिया। तो एक्सटर्नल को कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि कितनी इसकी एनर्जी में चेंज हुआ। तो बाद में एनर्जी कितनी है, बैटरी हटा रखी है इसलिए चार्ज वो का वही रहेगा, तो Q²/2C पहले। अब C की वैल्यू लिख सकता हूँ ε0 A/d, इस तरह से लिख दी। बाद में लिखनी है तो बाद में सेपरेशन कितना हो गया 3 टाइम्स, माइनस पहले वाली एनर्जी, चार्ज वही है Q²/2C ε0 A/d। ये हमने एनर्जी लिख दी पहले और बाद में, तो बाद वाली एनर्जी माइनस पहले वाली, सेपरेशन 3 टाइम्स हो गया था। अब यहाँ से ये वैल्यू जो आ रही है 3/2 और ये 1, तो 3/2 माइनस 1/2 डिफरेंस लेंगे तो ये रह जाएगा कितना 1, तो Q²D/ε0 A, ये इनका डिफरेंस आ गया। लेकिन चार्ज जो है वो कितना है, तो पहले V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया था तो Q इक्वल्स टू पहले का CV, तो पहले का C और V, ये चार्ज है और ये एक ε0 A/d कैंसिल हो जाएगा इसमें अंदर से, और एक रह जाएगा फिर, तो ये हो गया V0² ε0 A/d के बराबर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 4th ऑप्शन अपना। 7th के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रखा है कि 2 स्फेरिकल कंडक्टर है A और B, उनकी रेडियस A और B है बता रखी है, प्लेट के बीच में जो है वो एयर है। अब दोनों को कॉपर वायर से जोड़ दिया, वायर से जोड़ने का मतलब ये होता है कि दोनों का पोटेंशियल हमने बराबर कर दिया। तो अब ये पूछा हुआ है इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। तो देखो यहाँ पर जब हम इसमें अगर अंदर वाले को इससे जोड़ देंगे तो इसके और इसके बीच में तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इसका कैपेसिटेंस जो है वो भी कुछ नहीं आ पाएगा। ऐसा नहीं, कैपेसिटेंस तो इस वाली कंडीशन में होता है इसका, लेकिन जोड़ दिया, अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है, मान लो कोई भी बैटरी जोड़ोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो हट गया, नहीं काम में आ रहा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके बीच में आएगी ही नहीं, तो ये कोई कैपेसिटेंस काम का नहीं है।
लेकिन यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से यहाँ तक होगी उसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी। बाकी किसी में ये बाहर वाली एनर्जी नहीं लेते, लेकिन स्फेरिकल में हम एनर्जी ले सकते हैं। तो इसके अंदर इस वाले रीजन में यहाँ से इनफाइनाइट तक एनर्जी स्टोर होगी। तो ये एक कैपेसिटर अपने लिए हो गया, और ये एक कैपेसिटर कितने का होता है, 4πε0 बी के बराबर, 4πε0 बी के बराबर है। ठीक है, आउटर की रेडियस केवल। 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दो कैपेसिटर है, हवा भरी हुई उनके बीच में, मतलब बीच वाला मीडियम जो है वो हवा है, और एक बैटरी से जोड़ दिया। स्विच एस जो दे रखा है वो क्लोज है पहले। अब स्विच एस को ओपन कर दिया और प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। तो इसमें बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम इस तरह से अलग अलग कर चुके हैं दोनों को, कि जब बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, तो जिसमें बैटरी जुड़ी हुई है उसमें पोटेंशियल वैसा का वैसा ही रहेगा। कैपेसिटेंस तो कोई सी भी कंडीशन हो k टाइम्स हो जाएगा। चार्ज जो है Q बराबर CV बोलोगे तो चार्ज भी पहले का k टाइम्स हो जाएगा। एनर्जी देखोगे तो एनर्जी लिखेंगे हाफ CV², तो C k टाइम्स हो गया तो एनर्जी भी k टाइम्स हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच का देख रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड V/d होता है, V वैसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही रहेगा, ये था। तो इसमें ये बढ़ जाते हैं, बाकी कांस्टेंट रहते हैं। जब बैटरी हटा दी तो इसमें चार्ज ऐसा कैसे रहेगा, कैपेसिटेंस तो k टाइम्स हो ही जाएगा। वोल्टेज V इक्वल्स टू Q/C, Q वैसा ही है, C/k टाइम्स हो गया तो वोल्टेज भी k टाइम्स हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी k टाइम्स हो जाएगा। एनर्जी जो है उसको लिख सकते हैं Q²/2C, Q वैसा ही है, C बाई टाइम्स हो गया तो ये भी k टाइम्स। तो ये हम पहले देख चुके हैं, तो बस वही चीज़ इसमें पूछी हुई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज जो है वो दोनों कैपेसिटर पे 3 गुना कम हो जाएगा, इस तरह से पहले मैं बोल रखा वो गलत है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज हर दोनों पे 3 गुना हो जाएगा, वो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस B पर सेम रहेगा, A पर सेम रहेगा, B पर चेंज होगा। उल्टा बोल रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो A पर सेम रहेगा, B पर चार्ज सेम रहेगा। तो इतना कुछ नहीं पूछा, केवल इतना ही पूछा था इसमें। तो 4th ऑप्शन हो जाएगा 12th में। क्वेश्चन नंबर 15 में 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, उसको 40 वोल्ट से चार्ज कर दिया। अब एक दूसरा 16 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, उसको 30 वोल्ट से चार्ज किया, और अब क्या किया, पैरेलल में एक दूसरे को जोड़ दिया। तो ये पूछा हुआ है कि चार्ज फ्लो कितना होगा स्मॉलर कैपेसिटर से हायर कैपेसिटर की तरफ, माइक्रो कूलम में वो पूछा। तो देखो पहले दोनों पे चार्ज लिख लो, तो इस पे चार्ज हो गया Q बराबर CV, 40 × 10 तो 400 माइक्रो कूलम। दूसरे पर कैपेसिटेंस है दूसरे का 16, तो चार्ज हो जाएगा 16 × 30, 16 माइक्रोफेरेड है, 30 से चार्ज किया था, तो 16 × 30 के बराबर, तो कितना हो जाएगा 48 माइक्रो कूलम ही आ जाएगा। ये पहले से चार्ज है। जैसे इनको जोड़ेंगे, जोड़ते ही क्या होगा, एक से दूसरे में चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। तो दोनों का पोटेंशियल फाइनली बराबर हो जाएगा, और जितना पहले चार्ज इस पे था मिला के वो बाद में भी कंजर्व होगा। तो पहले चार्ज है Q1 + Q2, बाद में इस पे चार्ज है Q बराबर CV, इस पर चार्ज है CV, तो इन पर चार्ज पहले और बाद में कंजर्व होगा। तो पहले का चार्ज लिख दिया Q1 Q2, बाद का चार्ज लिख दिया C1V C2V, वोल्टेज बराबर है ना। तो यहां से कॉमन वोल्टेज आएगा Q1 + Q2/C1 + C2। ठीक है, इसी फॉर्म में याद रख सकते हैं। अगर उल्टे जोड़े होते तो माइनस लिख देते। अब ये पूछा हुआ है कि एक से दूसरे पे चार्ज कितना फ्लो हुआ है, तो इसको C1 से मल्टीप्लाई कर दो। छोटा वाला कौन सा है, यही है 10 माइक्रोफेरेड का। तो C1 Q1 + Q2/C1 + C2, ये हो गया Q × V, इस पे चार्ज फ्लो कितना हो गया।
तो इतना चार्ज आ गया और पहले चार्ज कितना था Q1, तो ये पूछा हुआ है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी C1Q1, जो C1Q1 घट जाएगा, C2Q1 रह जाएगा और C1Q2। तो C2Q1 माइनस C1Q2 बाय C1 प्लस C2, ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। इतना चार्ज फ्लो हुआ, ये चार्ज फ्लो मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। तो चार्ज फ्लो की वैल्यू, अब वैल्यूज लिखनी है बस यहाँ पे। तो C2 की वैल्यू है 16 और पहले पे चार्ज है 400, C1 की वैल्यू है 10, दूसरे पे चार्ज है 480, 480 था, ये 30 वोल्ट से था, 480 माइक्रो डिवाइड बाय C1 प्लस C2 26। यहाँ से जो भी वैल्यू आए तो कितना आया, तो ये वैल्यू आ गई 64, तो 64 में से 48 गए 1600, ठीक है ना। और लिख देते हैं, तो ये है 6400 माइनस 4800 डिवाइड बाय 26, तो ये हो जाएगा 1600 डिवाइड बाय 26, और ये वैल्यू पूछी हुई है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 26, 13, 400, तो 300 या 30 के अराउंड ये वैल्यू कुछ है। आठ सौ था, 660 के अराउंड ये वैल्यू आएगी, सॉरी। कुल मिला कैलकुलेशन है। इसके बाद हमें ये वैल्यू पूछी हुई है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है एक से दूसरे में, तो चार्ज फ्लो कैसे निकाला, एक पे चार्ज पहले कितना था और बाद में कितना था, उनका डिफरेंस। तो ये वैल्यू 60 के अराउंड आ जाएगी, सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा 15 में। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोल रखा 2 कैपेसिटर है, 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया हुआ है, तो ये पूछा हुआ है कि C पर चार्ज कितना है। तो यहाँ पर दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, दूसरा तरफ ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड करने का मतलब इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं और इनको ग्राउंड बोल सकते हैं। तो इस सर्किट को हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये एक सर्किट हो गया जिसमें ये दोनों सीरीज में है, तो इनका कैपेसिटेंस हो गया C1 C2 बटा C1 प्लस C2, तो ये आ गया 2/3C। तो चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू CV, C और V। तो चार्ज की वैल्यू दोनों पर सेम चार्ज फ्लो होगा, तो ये दोनों पर मिला के चार्ज है 2/3, C की वैल्यू 6 है, वोल्टेज की वैल्यू है, C की वैल्यू है 6, वोल्टेज की वैल्यू है 10। तो यहाँ से ये आ जाएगा 240 माइक्रोकूलम चार्ज ये आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 में 40 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जो है वो 3000 वोल्ट तक चार्ज किया हुआ है, और ये जो चार्ज किया हुआ है ये किसी पेशेंट के अंदर किसी कंडीशन में 2 मिलीसेकंड के अंदर पास करवाया। तो पावर कितनी डिलीवर की हुई है वो बतानी है, ठीक है। तो पावर डिलीवर हम क्या बोल सकते हैं, पावर इक्वल्स टू कितनी एनर्जी गई पर सेकंड। तो एनर्जी कितनी गई, जितनी कैपेसिटर में स्टोर थी वो एनर्जी गई पूरी। तो हाफ CV² डिवाइड बाई T बोल सकते हैं। हाफ C की वैल्यू है 40 माइक्रो, वोल्टेज है 3000, जो हो गया 9 × 10⁶ वर्क किया, तो डिवाइड बाई टाइम 2 मिलीसेकंड। ये तो पावर 6 कैंसिल हो गया, और 4 2 और ये 4 10 हो गया, तो ये आ गया 90 × 10⁻³ वाट। तो 90 किलोवाट के बराबर पावर उसमें ट्रांसफर हुई है यहाँ पे। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर कुछ कैपेसिटर दे रखे हैं और A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा हुआ है। सारे कैपेसिटर C के हैं। तो जब भी इस तरह से सर्किट हो तो सबसे पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो इनका।
कि कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या। तो देखो इस वाले के अंदर कोई भी कैपेसिटर जो है अभी तो सीरीज पैरेलल के अंदर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे ऊपर वाले जो C2 और C3 है, C2 C3 सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में कैपेसिटर जुड़ गया। C2 C4 C4 C5 C6 ये पैरेलल में नहीं है क्योंकि ऊपर कैपेसिटर बीच में जुड़े हुए हैं, टर्मिनल कॉमन नहीं है। तो सीरीज पैरेलल नहीं है, तो जब भी सीरीज पैरेलल नहीं हो तो सबसे पहले सोचो कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, एक टर्मिनल से दो कैपेसिटर, दूसरे टर्मिनल से दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर उनके बीच में जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहां पे 5 कैपेसिटर है, तो इनको एक बार ड्रॉ करो कि पहले ए से C1 एक कैपेसिटर किसी बी पॉइंट स्मॉल बी पर जुड़ा हुआ है C1, फिर ए से दूसरा एक कैपेसिटर C2 किसी दूसरे पॉइंट बी से ए से जुड़ा हुआ है C2, फिर C3 जो है वो ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, C4 जो है वो ए और कैपिटल बी के बीच में सीधा जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है C4। तो ये जो कैपेसिटर है ये हट गया इनसे क्योंकि ये बिल्कुल टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है। फिर C5 जो है वो ए और बी के बीच में, C5 ए और कैपिटल बी के बीच में C5, C6 बी और कैपिटल बी के बीच में C6। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो C3 किसी काम का नहीं है, ये दोनों C और C, ये भी C और C के हो गए, मतलब सेम रेशियो। तो ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन C और C का C/2 हो गया, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन C और C C/2 हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन C/2 और C का हो गया, तो इक्विवेलेंट आ गया 2C के बराबर। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पे 6 कैपेसिटर थे, ठीक है। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा हुआ है कि 4 माइक्रोफेरेड पे कितना चार्ज आया हुआ है। तो देखो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन यूज कर लो। वोल्टेज डिवीजन कैसे कि सबसे पहले सर्किट में वोल्टेज अगर बाहर से हम डिवाइड करना चालू करें, ये वाला वोल्टेज, तो ये इसके पूरा पैरेलल है 10 वोल्ट, तो इसके टर्मिनल पे 10 वोल्ट है, इसके टर्मिनल पे भी 10 वोल्ट है। तो हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे चाहिए था, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 10 वोल्ट का। अब ये जो 10 वोल्ट है वो इसके और इसके अक्रॉस है, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में वोल्टेज कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में आता है क्योंकि V = Q/C होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो हमें इनका इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी, ये 1 और 5 है तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड और ये है 4 माइक्रोफेरेड। तो जो भी वोल्टेज 10 वोल्ट है इनमें डिवाइड होगा कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में, तो इस पे जो वोल्टेज आएगा V 4 माइक्रोफेरेड पे, ये कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में, मतलब रहेगा तो रेशियो 6:4 इधर। तो टोटल वोल्टेज जो 10 है उसको 6 और 4 के रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब 10 पार्ट करने हैं। उसमें से इसके पास रेशियो क्या जाएगा, इनवर्स रेशियो की वजह से 6 जाएगा, 6 जाएगा। तो 4 और उधर वाले 6 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनवर्स रेशियो में था ये, तो इसलिए ये 6, तो ओवरऑल आ गया 6 वोल्ट। 6 वोल्ट आ गया तो चार्ज Q = CV 6 × 4 24 माइक्रोकूलम। ये ऐसा कर सकते हो, इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, टोटल वोल्टेज पता है, इक्विवेलेंट निकालोगे उसको जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज इसी में से फ्लो होता हुआ जा रहा होगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज कर दो, सेम चार्ज यहाँ से फ्लो होगा। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो शायद उसकी वैल्यू 6/10 ही आ रही है, देख लो C1 C2/C1 + C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6/10 × 4 आ रहा है, ठीक है, इनटू वोल्टेज, तो वही 24 आ जाएगा। 27 कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का है, मैक्सिमम वोल्टेज 6 किलो वोल्ट तक रुक सकता है या ब्रेक डाउन नहीं होगा। दूसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड का है, मैक्सिमम वोल्टेज 4 किलो वोल्ट तक रह सकता है इसमें। तो कौन सा मैक्सिमम वोल्टेज, दोनों मिला के सीरीज में, अब ब्रेक डाउन नहीं होंगे किस वोल्टेज तक, किस मैक्सिमम वोल्टेज तक, वो बताना है।
तो 1 माइक्रोफेरेड पर मैक्सिमम वोल्टेज है 6 किलो वोल्ट और 2 माइक्रोफेरेड पर वोल्टेज है 4 किलो वोल्ट। इतना मैक्सिमम हो सकता है, इतना है नहीं, इतना पॉसिबल है। तो यहां पर ये कर दो कि इन पे 6 और 4 वोल्ट अगर हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग 6 के करस्पॉन्डिंग इस पे चार्ज कितना आ सकता है, Q इक्वल टू CV, 6 किलो और माइक्रो जो भी मिला के आएगा मिली कूलम, इस पे आएगा 8 मिली कूलम। यही हुआ। अब दोनों के अंदर तो चार्ज सेम ही जाएगा, सेम जाएगा, तो इस पे मैक्सिमम हो सकता है 6 मिली कूलम, इस पे मैक्सिमम हो सकता है 8 मिली कूलम। तो 6 पहले आएगा, 8 तो ज़्यादा हो गया फिर, तो हम बोल सकते हैं कि 6 मिली कूलम इस पे चार्ज हो सकता है। अब इस पे टोटल मिला के चार्ज जो आएगा फ्लो होगा 6 मिली कूलम फ्लो होगा। चार्ज 6 मिली कूलम है, टोटल वोल्टेज पूछा हुआ है, तो V इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो 6 मिली कूलम चार्ज जा सकता है, डिवाइड बाय दोनों का मिला के कैपेसिटेंस C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो 2 × 1 बाई 2 + 1 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा 3 9 वैल्यूज निकालोगे तो 9 ये किलो वोल्ट के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोबारा समझ लें, इस पे मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता था 6, इस पे हो सकता था 4, लेकिन दोनों पे ऐसा नहीं होगा कि दोनों पर इक्वल वोल्टेज डिवाइड होगा, अलग अलग होगा। तो हमें ये चेक करना है कि किसकी वैल्यू पहले अचीव होगी मैक्सिमम, क्योंकि जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई उसके बाद और वोल्टेज बढ़ाना नहीं है। तो हमने क्या किया, दोनों पे चार्ज सेम था तो चार्ज निकाल लिया, सीरीज में सेम चार्ज आना चाहिए। तो इस पे मैक्सिमम चार्ज आ सकता है 6, इस पे मैक्सिमम चार्ज आ सकता है 8। तो 8 पे तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, 6 पे इसका ब्रेकडाउन होगा नहीं, तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम 6 जा सकता है चार्ज मैक्सिमम निकाल लिया। तो V मैक्सिमम इक्वल टू Q/C, C इक्विवेलेंट वाला ले लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 में कैपेसिटेंस बताना है A और B के बीच में। तो देखो ये जो सर्किट दे रखा है, इस सर्किट के अंदर सीरीज पैरेलल हमें देखना है। सीरीज पैरेलल देखोगे तो सबसे जो राइट साइड में 3 कैपेसिटर है, इसमें वो तीनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में, सबसे पहले वो सीरीज दिखेगा। बिल्कुल लास्ट में जो 3 कैपेसिटर है जो A और B बोल रखा है, उसके अक्रॉस स्मॉल a स्मॉल b, उसके अक्रॉस जो तीनों कैपेसिटर है वो सीरीज में है और तीनों 3 माइक्रोफेरेड के हैं। तो A B के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 1/C1 + 1/C2 1/C3, तीनों सेम है तो 1/3 लिख सकते हैं। तो 3/3 1 माइक्रोफेरेड A B के अक्रॉस आ गया। अब A B के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस आया तीनों की जगह 1, वो कैपेसिटर और इधर वाला जो 2 माइक्रोफेरेड है, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट आ गया कितना, 3 माइक्रोफेरेड वापस से। अब ये 3 माइक्रोफेरेड इधर फिर से 3 और 3 है, ये 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये तीनों फिर से सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा फिर से 1 माइक्रोफेरेड, वो 1 फिर 2 के साथ पैरेलल, फिर 3, फिर 3 और 3 और 3 मिला के फिर 1, फिर 2 के साथ मिला के 3, फिर 3 और 3 और 3 मिला के 1। तो फाइनली ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड का आ जाएगा, क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रही है बार बार। सबसे पहले सीरीज में 3 जो हो गए 1, फिर वो पैरेलल 2 के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना है। तो देखो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। अब वो पोटेंशियल डिवीजन से निकाल लो। पोटेंशियल डिवीजन से कैसे, ए बी, कैपिटल ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट का है ना, बैटरी जो है। तो ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर, नीचे वाले दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट का ही है। अब जो C1 है वो है 1 का और C2 है 1.5 का, मतलब इन पे जो वोल्टेज डिवाइड होगा वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। मतलब V1/V2 ये कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में, तो V2 हो जाएगा 1.5 इधर 1 इधर,
तो जिसको बोल सकते हैं 3/2 के रेशियो में। तो जो 30 है उसको 3:2 में डिवाइड करना है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल मैंने निकाल लिया। 30 के 3 और 2 रेशियो में मतलब 5 पार्ट करूं, जिसमें से 3 पार्ट V1 के लिए है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 18 वोल्ट, ये आ जाएगा। ये 18 वोल्ट है, बाकी बचा हुआ 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। V3 कैलकुलेट करें तो ये वाला जो कैपेसिटेंस है ये 2.5 का है, ये कैपेसिटेंस 0.5 का है। तो यहाँ पे V3 और V4 का जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसका रेशियो कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में, तो V3 2.5 2.5, V4 0.5, तो 1:5 में ही आएगा। तो 30 के 6 पार्ट करें तो 1 पार्ट इसको मिला है, 30 के 6 पार्ट किए उसमें से 1 पार्ट इसको मिला, यही हुआ ना रेशियो का मतलब। तो ये आ गया 5 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 18 वोल्ट है, लेकिन हमें तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ। तो देखो ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो अगर इसके कंपैरिजन में इस पॉइंट को देखोगे तो ये 5 वोल्ट जाता है, तो बी के कंपैरिजन में ये जो है वो 5 वोल्ट ग्रेटर, सही है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। और इसके कंपैरिजन में ये जो है वो 18 वोल्ट कम है, तो इसमें से 18 कम करेंगे तो जाके वी ए पे पहुंचेंगे, सही। तो वी ए माइनस वी बी जो आ गया वो 18 - 5 13 वोल्ट आ गया। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डिफरेंस ले लो, उसके बराबर ये वोल्टेज आएगा। तो 13 वोल्ट का इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहले हर किसी का पोटेंशियल निकाला पोटेंशियल डिवीजन से, फिर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो बढ़ गया, दूसरे में कम हो गया, तो ओवरऑल डिफरेंस आ गया 18 - 5 के बराबर। 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 में कैपेसिटर दे रखे हैं, तो ओ पर पोटेंशियल पूछा हुआ है कितना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वी ए वी बी वी सी। तो इस ओ पॉइंट पर ये जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, जैसे इस वाले कैपेसिटर पे इधर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया Q1, इस पे इधर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया Q2, इधर आ गया पॉजिटिव नेगेटिव Q3। तो इन प्लेट्स पे चार्ज अगर देखेंगे तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा, चार्ज कंजर्व रहेगा क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इन पे जो भी चार्ज है, नेगेटिव बोल दो या पॉजिटिव करके बोल दो, नेगेटिव ही लिख दो, इन पे जो भी टोटल चार्ज है वो पहले के बराबर है। पहले मतलब जब कनेक्ट नहीं किया था तो चार्ज था ही नहीं, 0 के बराबर। तो तीनों पे मिला के चार्ज 0 के बराबर। अब चार्ज क्या लिख सकता हूँ, Q = CV, तो इसका कैपेसिटेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो VA माइनस V0, ये लिखा। ऐसे दूसरे पे CV, तीसरे पे CV = 0। V0 की वैल्यू पूछिए C1 VA + C2 VB + C3 VC, और बाकी सारी वैल्यू V0 वाली इधर ले जाएंगे, जिनके साथ C1 C2 C3 आ रहा था, तो वो कॉमन लेने के बाद डिवाइड करने के बाद ये रिलेशन फाइनली बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 एक पहले जो क्वेश्चन था बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा उससे एडवांस है बस, कि यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही कनेक्ट किया यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं है, इसके अंदर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होती, तो ये भी किसी काम का नहीं है। केवल यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो ये एक कैपेसिटर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ये भी कैपेसिटर काम का है। अब यहाँ पे ऐसा तो किया नहीं कि इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ग्राउंड किया ताकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो, तो ये भी एक कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है। तो फाइनली ये 2 कैपेसिटर हो गए जिनको अगर बैटरी से कनेक्ट करें, एक बैटरी ग्राउंड, तो एक कैपेसिटर ये 4πε0 AB BC, B और C बाय C - B, और एक कैपेसिटर बाहर वाला 4πε0 C। ये दोनों कैपेसिटर की एक प्लेट कॉमन है, तो जैसे इस तरह से 2 कैपेसिटर की एक प्लेट कॉमन हो वैसा कॉम्बिनेशन हो गया। अब इस तरह से कॉम्बिनेशन है तो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में तो इन्वर्स करके ऐड करना है, तो इन्वर्स करके ऐड करें इनको, तो ये हो गया 1/4πε0 BC/B - C - B + 1/4πε0 C। इसको देखोगे
तो ये लिखा हुआ है 1/4πε0 बी सी कॉमन ले लो तो ये जाएगा सी माइनस बी, इधर बी नहीं था तो ये प्लस बी आ जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस हो गया 4πε0 सी बाय बी माइनस सी, तो 4πε0 बी के बराबर ये कैपेसिटेंस यहाँ पे हो जाएगा। एक बार इनको पैरेलल लें अगर, तो 4πε0 बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी इंटू सी बाई सी माइनस बी, तो सी स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी। बाहर वाले कैपेसिटर को एक्चुअल में कंसीडर कर नहीं रहे इसमें, तो ऑप्शन इनमें से नहीं मैच होने का मतलब ये है कि बाहर वाला कैपेसिटर इसमें कंसीडर नहीं किया हुआ है, नहीं कंसीडर कर रहे, केवल ये कैपेसिटेंस हो गया, तो एक ही कैपेसिटर हुआ 4πε0 बी सी अपॉन बी माइनस सी के बराबर, सी माइनस बी के बराबर, तो सेकंड हो जाएगा इसमें 42 में। स्टेज 3 पे है, अगर इस बाहर वाले को भी कंसीडर करते तो फिर कैपेसिटेंस ये होता, सीरीज में इनको कंसीडर करते दोनों को फिर अपन। स्टेज 3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 100 वोल्ट तक चार्ज किया, 2 mm की थिकनेस है। अब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम बना हुआ है। अब प्लेट्स के बीच में जो है वो 1.6 सेपरेशन जो है वो इंक्रीज कर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द प्लेट्स, 1 मिनट, सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखने के लिए ठीक, तो क्या बोला हुआ है कि कैपेसिटर है, कुछ चार्ज किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पहले का कैपेसिटेंस जो था C या पहले का जो वोल्टेज था V इक्वल्स टू Q बाई सी, ये था। अब इसके बीच में एक प्लेट रख दी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, उसकी वजह से अब जो वोल्टेज है वो भी पहले के बराबर है, चार्ज सेम रहेगा, आइसोलेटेड है, तो अब जो वोल्टेज होगा वो हो गया Q बाई सी, सी की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट ए, सेम वोल्टेज सेम चार्ज, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय थिकनेस D माइनस टी, लेकिन कुछ बढ़ा दी है पहले से, ये प्लस टी बाई के, ये वो कि जो एयर है उसका थिकनेस कितना है, तो जो ओवरऑल थिकनेस थी D उसमें थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, वो बढ़ाने के बाद वैल्यू लिखी हुई है। अब इसका मतलब ये है कि दोनों का कैपेसिटेंस केवल कंपेयर करना है, और कैपेसिटेंस में भी ये नीचे वाली वैल्यू केवल कंपेयर कर लो, बाकी सारी वैल्यू सेम है, तो D इक्वल्स टू डी माइनस टी प्लस डेल्टा डी प्लस टी बाई के, ये हो गया, सही है। तो D कैंसिल हो गया, पूछा हुआ है K की वैल्यू, तो ये हो गया T माइनस डेल्टा डी और इनटू टी, ये क्या आ जाएगा, इधर ले गए पहले तो नेगेटिव आया, फिर डिवाइड में ले आए, K उधर ले गए, ये वैल्यू, तो T की वैल्यू थिकनेस दे रखी है 2 mm डिवाइड बाय 2 mm माइनस इंक्रीमेंट करना पड़ा 1.6 mm का, ये K की वैल्यू, तो ये आ गया 2 बाय 0.4 और 4 से ये कितने बार 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 K की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रखा है 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ V0 वोल्ट तक, एक कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कांस्टेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बताना है वो कितना होगा दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस। 2 कैपेसिटर V0 वोल्ट से चार्ज कर रखे थे पहले,
अब क्या किया, किसी एक के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, उसकी वजह से इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया वो पूछा हुआ है। सही है, तो इस पे पोटेंशियल V1, इस पे पोटेंशियल V2 है, तो V1 बाई V2 वोल्टेज कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। तो V1 इसके अक्रॉस K टाइम्स हो गया कैपेसिटेंस, तो V1 इनवर्स रेशियो में, तो यहाँ से V1 बाई V2 की वैल्यू आ गई K बाई 1। इस पे वोल्टेज कितना है, तो V1 इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज V को K और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये रेशियो का एडिशन और K रेशियो इसके पास चला जाएगा। तो ये वैल्यू इसके अक्रॉस वोल्टेज की कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को 60 माइक्रो कूलम तक चार्ज किया और रेडिएशन की वजह से क्या हो रहा है, चार्ज लॉस होता जा रहा है और चार्ज लॉस की रेट बता रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बतानी है। डिस्प्लेसमेंट करंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया करके फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं डी फाई बाई डी टी और इनटू एप्सिलॉन नॉट, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज। अब यहाँ पे प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और पूरा एरिया अगर ले रहे हैं, पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो होगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इनटू ए कर दिया, ये फ्लक्स आया, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनटू एप्सिलॉन नॉट करना है, तो एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, तो ये डी क्यू बाई डी टी रह गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है चार्ज की स्टेट से चेंज हो रहा है उसी के बराबर आ गया, तो 1.8 × 10⁻⁻8 कूलम पर सेकेंड आ जाएगा। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है कि प्लेट्स को पुल कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड v से, जब इनके बीच में x सेपरेशन है तो एनर्जी स्टोर करने की जो एनर्जी चेंज होने की जो रेट है वो बताना है। बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है तो इसकी एनर्जी लिखेंगे हाफ CV² और कैपेसिटेंस लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अभी जो सेपरेशन है ये बदल रहा है, डी को x बोल दो, कोई x सेपरेशन पे थे। अब एनर्जी के चेंज होने की रेट पूछी हुई है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A V², ये सारी कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू, 1/x का डिफरेंशिएशन आएगा -1/x², 1/x का डिफरेंशिएशन ही आ गया। फिर साथ में एक आएगा dx बाई dt, जो बोल रखा है किसी रेट से पुल कर रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, तो एनर्जी के चेंज होने की रेट x² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्थ हो जाएगा सेवन्थ में। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में बोल रखा है कि कैपेसिटर की एक प्लेट स्प्रिंग से कनेक्टेड है और प्लेट का जो एरिया है वो A है और स्टेडी स्टेट पर प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो 0.8 d है और जब प्लेट के बीच में सेपरेशन d होता है कैपिटल D, तब स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड रहती है, मतलब स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो गया d माइनस 0.8 d का, 0.2 d का। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है कितनी है। तो देखो ये कैपेसिटर की जो प्लेट्स है इस पे चार्ज आएगा Q माइनस Q, इसकी वजह से ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अट्रैक्ट करिए वो निकालना है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, वो हो गया Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज करेंगे तो ये इस पे फोर्स आ गया। अब ये फोर्स स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस हो रहा है कि x से x की वैल्यू है 0.2 d के बराबर। बात समझ में आ गई क्या? तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज फोर्स के x से बैलेंस हो रहा है। अब चार्ज की वैल्यू लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू CV, C की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, अब वाला C 0.8 d का होल स्क्वायर, तो CV स्क्वायर हो गया दोनों का 2A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड में ये और ले आओ 0.2 d, ये K की वैल्यू आ जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट A एक कैंसिल कर दो, d क्यूब हो गया नीचे, तो V² एप्सिलॉन नॉट A बाई डी क्यूब और बाकी वैल्यूज रह गई 1/0.2
0.4 इंटू 0.64, 256 कुछ वैल्यू वैसे पूछी है, तो ये वैल्यू हो गई 0.8, इन पॉइंट्स को उठा दो, 1/4 इंटू 64 ऊपर 1000। बाकी वैल्यूज तो मैच हो रही है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू लग नहीं रही मैच हो रही है कुछ। 256 है ये, तो लगभग 4 के अराउंड ही आ जाएगा, तो आंसर फर्स्ट हो जाना चाहिए 8th में। स्टेज 3 क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, ठीक। ये लगभग वैल्यू इसके अराउंड आई है, एग्जैक्ट नहीं आई, 256 था, उसको 250 बोल के फिर कैलकुलेशन कर लिया अपन ने। तो 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है इन पे चार्ज, तो ये पूछा हुआ है किस पे चार्ज कितना है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पता है कि इनर प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट होता है, आउटर प्लेट्स पे इक्वल होता है। तो इसमें यहाँ पे चार्ज Q टोटल, इस पे चार्ज -5Q, इस पे चार्ज 10Q, तो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इस पे चार्ज Q ले लो या इनर वाले पे चार्ज ले लो Q, तो इस पे हो गया -Q, बाकी बचा हुआ चार्ज इस पे इधर ले लेते हैं। इस पे चार्ज ले लो, आउटर सरफेस पे चार्ज Q, या जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कंसीडर कर लो एक बार। तो C प्लेट पर इनर और आउटर सरफेस पे चार्ज, अगर इनर पे 5Q ले लेते हैं तो सामने वाले पे 5Q आएगा माइनस का, और पूरा पूरा इधर आ गया, दूसरी साइड 0 आएगा, इसमें 0 आया, दूसरी साइड पूरा पूरा Q चला गया, इधर 5Q आ गया। नहीं है, ऑप्शन में से चेक कर रहे हैं। तो इनर पे 6 लें, 6 अगर ले तो सामने वाले पे -6 तो इधर वाले पे चला जाएगा +Q, दोनों मिला के 5Q होने, इधर आया -Q, आउटर पे आ जाएगा 2Q, जबकि इधर आया 4Q, ये भी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 7 लें, अगर ये 7Q ले रहे हैं तो इधर आएगा 3Q, 7 सामने वाले पे -7Q, ओवरऑल 5Q होना चाहिए माइनस का, तो इधर +2Q, -2Q, टोटल Q होना चाहिए, तो इधर वाले पे आ गया 3Q, ये कॉम्बिनेशन बेटर है। तो 7Q इनर पे और 3Q आउटर पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ कैपेसिटर लगा रखे हैं 1 माइक्रोफैरड के, और उनमें से एक खराब हो गया, सॉरी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 500 से ऊपर चला जाएगा तो वो खराब हो जाएंगे। अब इस तरह का अरेंजमेंट चाहिए जिसमें कैपेसिटेंस तो 2 माइक्रोफैरड हो जाए, और जो वोल्टेज जहाँ तक ये स्टेबल रहे या ब्रेकडाउन नहीं हो, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ बोल दो, वो 3000 वोल्ट तक की हो जानी चाहिए। तो देखो, कैपेसिटेंस भी बढ़ाना है और वोल्टेज कैपेसिटी भी बढ़ानी है। कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना है तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो 2 ही कैपेसिटर को पैरेलल लगा दोगे तो 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में क्या है कि वोल्टेज कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, दोनों पर वोल्टेज सेम रहेगा, 500 एक पे आएगा, दूसरे 500 हो जाएगा, तो वो कैपेसिटी 500 ही रह पाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो क्या करें, पहले कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, बाद में कैपेसिटेंस बढ़ा लेंगे। तो 501 सीरीज में लगाने पर वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 500 1000 हो गया, 1500 हो गया, 2000 हो गया, 2500, ये 3000। तो 6 कैपेसिटर ऐसे लगाते हैं हम, लेकिन ऐसे लगाते ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, 1/6। अब 6 इस तरह से लगाए, एक और 6 की लेयर लगाते हैं, तो वोल्टेज कैपेसिटी तो उतनी ही है, हर किसी के अक्रॉस 500 ही पहुंचेगी मैक्सिमम, और पूरे के अक्रॉस 3000 पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसे लगाते ही कैपेसिटेंस डबल हो गया। अब हमें कितने टाइम्स करना है, 12 टाइम्स करना है इसका, तब जाके वो 2 माइक्रोफैरड होगा। तो ऐसे 12 लेयर लगानी है, हर लेयर में 6 कैपेसिटर, तो 12 × 6 टोटल कैपेसिटर लगाने हैं, 72 कैपेसिटर्स। वोल्टेज कैपेसिटी इधर सीरीज में लगा के बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे पैरेलल में लगा के।
क्वेश्चन नंबर 15 में 3 प्लेट है, ए बी सी, एरिया दे रखा है, सेपरेशन बता रखा है 3 माइक्रोफेरेड ए बी 3 और क्या पूछा हुआ है, एनर्जी स्टोर पूछा हुआ है कि फुल चार्ज हो जाएगा तब कितना होगा। तो देखो यहाँ पर जो ऊपर वाला एक कैपेसिटर है ए और बी मिला के, इसका एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से ऊपर से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये कैपेसिटर जो है इसका एक वी पर है तो इसका भी वी पर है, ये अगर जीरो पर है तो ये भी, इसका भी दूसरा प्लेट जीरो पर है। तो दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल हो गए क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल, इवल टर्मिनल ये भी पैरेलल हो गए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डबल हो गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का डबल, कैपेसिटेंस डबल हो गया, वी वोल्ट से चार्ज किया हुआ तो एनर्जी स्टोर हो गई हाफ सी वी स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर है। तो एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एरिया बता रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 कनेक्ट किया मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, 3 mm है तो 3 इंटू 10⁻⁻4 3। वोल्टेज दे रखा है 3/8.85 का रूट स्क्वायर किया तो ये 10⁻6 आ गया। तो 8.85 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 6 पावर है 6 और ये पावर भी ऊपर आएगी 9, 12 में से 9 कैंसिल कर दो -3 -7 आ जाएगा तो 10⁻⁻7, एक और जीरो कैंसिल करोगे 10⁻⁻6, 5 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा माइक्रो जूल। 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रखा है कि ये कुछ कैपेसिटर है, तो जो कैपेसिटर ए है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो जो सीरीज पैरेलल है उनको सॉल्व कर लो, या तो चार्ज डिवीजन से कर लो या पोटेंशियल डिवीजन से कर लो। तो जो सबसे इधर साइड में राइट साइड में कैपेसिटर है उनका सीरीज पैरेलल देख लो, तो ऊपर वाले 3 और 4 मिला के राइट साइड में 3 और 4 जो है वो सीरीज पैरेलल में हो गए, तो 3 और 4 मिला के 7 माइक्रो फेरेड हो गए। फिर 2 और 1 मिला के 3 माइक्रो फेरेड का हो गया। फिर इधर है 28 माइक्रो फेरेड, फिर ये खुद 7 माइक्रो फेरेड जिसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है, फिर 21 माइक्रो फेरेड और फिर ये 59 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा हुआ है, तो या तो चार्ज कैलकुलेट कर लें टोटल कैपेसिटेंस निकाल के, या सीधा डिवाइड कर लो कि जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में होगा। तो इस पर 1/C1 1/C2 1/C3, तो टोटल रेशियो का एडिशन हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 और इसके पास इन्वर्स रेशियो में 1/7। पहले 2 ही होते थे तो वो इन्वर्स क्या हो जाता था, सीधा C1/C2/C1 बन जाता था। अब इसमें एलसीएम ले लो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 21 भी है तो इंटू 4 कर दो, इसको 12 कर दो और इसको 3 कर दो, इसको कर दो कितना 28, इसको कर दो 12, तो यहाँ पे 12 आ गया, ये 28 आ गया, ये 3 आ गया, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया, तो सबका एलसीएम आ गया सेम। तो सबका एलसीएम आ गया 28 इंटू 3 या 21 इंटू 4 कर दो, 84 एलसीएम आ गया। 4 + 12 + 3 + 28 + 12 इंटू 1/7 ऊपर है और पूरा 59, तो 59 इंटू 84, 7 से ये भी कैंसिल होगा एक्चुअल, तो 7 से कैंसिल होगा, 1 12 भी आ जाएगा, तो इंटू 12 डिवाइड बाय ये वैल्यू हो गई 15 40 45 55, ये 59 ही हो गया, तो 12 वोल्ट उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 में कैपेसिटर C1 C2 दे रखे हैं, 2 बैटरी से कनेक्टेड है। अब क्या बोल रखा है, एनर्जी स्टोर C1 और C2 में कितनी है वो बतानी है।
तो देखो जो C1 है वो पूरा का पूरा A के अक्रॉस लगा रखा है, तो C1 में अगर नीचे वाले टर्मिनल को 0 मान लें तो जो A का पोटेंशियल है, A का पोटेंशियल है 6, तो ये 6 वोल्ट पर है क्योंकि बैटरी लगा रखी है ना 6 की, तो ये 6 वोल्ट हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया, ये 0 है, तो यहाँ से इस बैटरी से देखोगे तो ये 10 वोल्ट की थी, ये वाला टर्मिनल 10 वोल्ट का आ गया, तो ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 वोल्ट का, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई हाफ C1 ये V², तो ये आ जाएगा 36 माइक्रोजूल। इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ C3 है, वोल्टेज 4 है, CV², तो ये आ जाएगा कितना 824, 2 से कैंसिल हो गया, 8 रह गया, 24, तो ये आ जाएगा 36 और 24, पहले में 36 दूसरे में 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में इसी में पूछा हुआ है कि चार्ज, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर इस बैटरी को रिमूव कर दें तो इनमें एनर्जी स्टोर क्या होगी, तो अब इस बार क्या होगा कि ये 10 वोल्ट जो है वो दोनों में डिवाइड होगा, ये एनर्जी स्टोर के लिए, हाँ ये कर लो, 10 वोल्ट को डिवाइड कर दो तो ये 10 वोल्ट इसमें 3 और 2 में डिवाइड होगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो V कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में, और इसके पास रेशियो इन्वर्स में जाएगा 2, इसका क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 4 वोल्ट। सेम ही रहेगा क्या, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो सेम चार्ज इन पे रहना चाहिए। गलत बोल दिया अपन ने, टर्मिनल रिवर्स किया हुआ है, रिमूव नहीं किया हुआ है, रिवर्स किया तो ये आ गया 0, ये ले लिया अगर 0 पे तो ये हो गया 10 पे, और ये हो गया, इसको 0 ले लो तो ये 6 वोल्ट पे हो गया, 6 के कंपैरिजन में 10 जाता तो ये 16 पे हो गया। इस पे एनर्जी निकाल लो हाफ CV², इस पे एनर्जी निकाल लो अलग अलग, टर्मिनल रिवर्स किए हुए, ठीक है। तो ये हो गया स्टेज 3, स्टेज 4 पे आए। स्टेज 4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है कि N1 कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगा रखे हैं, हर एक का कैपेसिटेंस C1 है, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल 4V का है। अब दूसरा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है N2 कैपेसिटर्स का, जिनका एक का कैपेसिटेंस C2 है, और इनके अक्रॉस इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है V पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। अब एनर्जी स्टोर जो है दोनों के अंदर सेम है, ये बोल रखा है, तो पहले के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल बता रखा है, तो हाफ C इक्विवेलेंट, सीरीज में है N तो डिवाइड बाय N हो जाएगा, हाफ CV², ये इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, पहले वाले में सीरीज में। पैरेलल वाले के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई हाफ C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस N2 पैरेलल में है तो ऐड हो गए, वोल्टेज V², ये एनर्जी स्टोर इसमें है। तो पूछा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1, C2 चाहिए C1 के टर्म में, तो C2 इधर रखो बाकी इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 60, हाफ कैंसिल हो गया, V कैंसिल हो गया, 16 C1 बाय N1² और डिवाइड बाय N2², ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, स्क्वायर नहीं है इन पे, ये सही, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है वो प्लेट के बीच में स्पेस में बता रखा है, और डिस्टेंस D, एरिया A, एनर्जी स्टोर बताना है। तो यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E², और प्लेट के बीच का वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू D, तो इतनी एनर्जी स्टोर हो गई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी होगा, तो अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो मीडियम में E/K हो जाएगा, वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E/K हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, K2 ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और कम है, तो यहाँ पे ये तो सबसे ज़्यादा, जैसे डिवाइड बाई K करेंगे K की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही हो जाएगा, यहाँ पे K2 की वैल्यू और ज़्यादा तो और कम हो जाएगा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह का वेरिएशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में।
तो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बता रखा है सी का, बैटरी वी से कनेक्ट किया और डिस्कनेक्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो के की इसके अंदर रख दी, पूरी कंप्लीट भर दी। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है वो बताना है। बैटरी हटा रखी है, बैटरी हटा रखी तो चार्ज वही रहेगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा पहले का, वोल्टेज जो हो जाएगा V इक्वल टू क्यू बाई सी से बाई के टाइम्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाई के टाइम्स हो जाएगा पहले का क्योंकि V बाई डी होता है, और जो एनर्जी स्टोर है वो भी बाई के टाइम्स हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी से, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी से पहले की एनर्जी की बाई के टाइम्स ही होगी। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, जबकि चार्ज कैपेसिटर पे क्या है, कंजर्व है, सेम है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो है, तो पहला गलत हो गया एक तो। पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट के बीच में है वो के से डिक्रीज हो गया, सही है। एनर्जी स्टोर जो है वो डिक्रीज हो गई के से, वो भी सही है। एनर्जी स्टोर में जो चेंज आया वो यही आया कि इसकी जगह अगर मैं हाफ सी वी स्क्वायर लिख दूं पहले का, तो चेंज ये है 1 माइनस 1 बाई के या के माइनस, तो केवल पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस सी बता रखा है, सेपरेशन डी का बोल रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी का, और प्लेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पे चार्ज क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका चार्ज, ये आया। अब चार्ज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर और वोल्टेज लिखते हैं तो सी वी हो गई, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया, और टू ए एप्सिलॉन नॉट को कैपेसिटेंस से लिख दिया तो बाई डी इंटू डी लिख दिया, तो ये कैपेसिटेंस हो गया, सी डी के बराबर ये लिखा हुआ है, सी कैंसिल हो गया एक, तो सी वी स्क्वायर बाई टू डी के बराबर ये फोर्स आ गया। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बता रखा है कि ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है, वो चार्ज किया हुआ है और एक S2 स्विच 2 पर है, पोजीशन 2 पर उसको चेंज कर दिया, तो कितना परसेंट जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो गई वो बतानी। तो इसका मतलब पहले 2 को चार्ज किया हुआ है 2 माइक्रोफैरड वाले को V वोल्ट से, जैसे इधर से इधर कनेक्ट कर दिया तो उसकी वजह से चार्ज फ्लो होगा, इनकी एनर्जी चेंज होगी, दोनों पे वोल्टेज तो सेम आ जाएगा कनेक्ट करने के बाद। तो जैसे इस तरह से कनेक्ट करेंगे कॉमन वोल्टेज V, इन पे मिला के चार्ज कंजर्व, चार्ज कितना है पहले तो है C1 V नॉट, पहले चार्ज इस पे C1 कैपेसिटेंस वोल्टेज V नॉट, सही है। बाद में इस पे पहले तो कोई चार्ज नहीं था, बाद में दोनों पे मिला के चार्ज हो जाएगा C1V प्लस C2V, तो यहाँ से कॉमन वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी C1 V नॉट बाई C1 प्लस C2, कॉमन वोल्टेज आ गया। तो अब इस पे एनर्जी कितनी हो गई, तो एनर्जी हो जाएगी हाफ, इस पर भी C1 V स्क्वायर, इस पे C2 V स्क्वायर, तो C1 प्लस C2 V स्क्वायर, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर, तो ये एनर्जी स्टोर हो गई, एक C1 V कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ C1 स्क्वायर V नॉट स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। अब हीट लॉस कितना हुआ, तो पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ C1 V नॉट स्क्वायर पहले की एनर्जी थी, इसी के पास तो थी एनर्जी, तो इतना लॉस हो गया, तो इसमें से हाफ C1 V नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा एक, यहाँ पे रह जाएगा एक 1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और एक C1 ऊपर, तो C1 कैंसिल हो जाएगा, C2 पर आएगा, तो हाफ C1 C2 V नॉट स्क्वायर बाई C1 प्लस C2, ये एनर्जी लॉस इसके अंदर होता है। वैल्यूज लिखनी है इसकी, ये एनर्जी लॉस आ जाएगा, परसेंटेज के लिए हाफ C1 V नॉट स्क्वायर इंटू 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज लॉस आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू 100, ये परसेंटेज लॉस है, तो 2/10 20% लॉस हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखे हुए हैं, तो ये पूछा हुआ है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे मानना है कि ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, और इनके साथ ये कैपेसिटर जोड़ रखा है ऐसे, तो ये तीनों जो है वो आपस में पहले तो पैरेलल में, फिर इसके साथ सीरीज में,
तो इसका कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाई 2 है dB। एप्सिलॉन नॉट एरिया, के की वैल्यू है K1 D। ऐसे ही दूसरे का एप्सिलॉन नॉट ए K2 बाई डी बाई 2। ऐसे तीनों को ऐड करेंगे तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन लेने के बाद एक ये भी कॉमन आ जाएगा 2/3 K1 प्लस K2 प्लस K3। सही है। अब इसके साथ ये पैरेलल में है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 1/C1। 1/C इक्विवेलेंट लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के 1/C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए के डी बराबर 1/C1 टू एप्सिलॉन नॉट ए 3D K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/C2 ये वाला कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट के एरिया पूरा डी आधा, इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए डी एप्सिलॉन नॉट ए डी एप्सिलॉन नॉट ए डी कैंसिल हो गया, तो 1/K इक्वल्स टू आ गया 3/2 K1 प्लस K2 प्लस K3 और प्लस 1/2 K4। ये इसका K इक्विवेलेंट आ गया। सही है। तो इक्विवेलेंट के पूछा था, इक्विवेलेंट के की वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 कॉमन ले लोगे तो सेकंड ऑप्शन ये हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, एक कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड है और दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर है, वो कनेक्ट कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की। सेम ये का ये क्वेश्चन है, इसमें कैपेसिटर को चार्ज किया, दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रिजल्टेंट सिस्टम की कितनी हो जाएगी? तो ये टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिजल्टेंट सिस्टम की एनर्जी हो गई। तो पहले वाली एनर्जी का कितने टाइम्स हो गया? तो ये हो गया C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर बाई 2 C1 प्लस C2, इतनी एनर्जी हो गई पूरे सिस्टम की। और कितने टाइम्स हो गई? तो एनर्जी हाफ C V0 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ C V0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो C1 बाई C1 प्लस C2 इतना फ्रैक्शन इंक्रीज हो गया, दोनों सेम है तो 1/2, तो डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लेट के बीच में Q एरिया A, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्लेट्स के बीच में वो आ जाएगा F इक्वल्स टू कितना? एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे का चार्ज। आइसोलेटेड है तो चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, इन वैल्यूज पे डिपेंड कर गया। तो इसमें किन किन की प्रोपोर्शनल हो गया? प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस वाला टर्म है ही नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस का टर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इसी के साथ कैपेसिटर की एक्सरसाइज शीट और चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।